नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। हम बात करने जा रहे हैं निर्भया केस की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मर्डर के सभी दोषियों की आज होने वाली फांसी की सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सभी दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक पाबंदी लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने फांसी की सजा को इसलिए टाल दिया क्योंकि चारों में से एक दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में जब पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका लंबित है, फांसी नहीं दी जा सकती। ऐसा तीसरी बार हुआ जब निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक लगाई गई। इससे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर थी, फिर उसके बाद 1 फरवरी की फांसी की तारीख तय की गई। हालांकि दोषियों के वकील ने कानूनी दांवपेच को उलझाकर फांसी को एक बार फिर रद्द करवा दिया और अब एक बार फिर ये फांसी टल गई। यानी देखा जाए तो चारों दोषी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर फांसी के फंदे से बचने की कोशिश करते कामयाब भी नजर आ रहे हैं। निर्भया की मां ने हालांकि इस पर अपनी निराशा जाहिर की है। उनका कहना है कि हमारे सिस्टम की लाचारी है जिसका फायदा पीड़ितों को कम, दोषियों को ज्यादा मिलता है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने एक दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के चलते ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बाद भी हमारा विचार है कि सजा याफ्ता मुजरिम को मौत के वक्त ये एहसास नहीं होना चाहिए कि देश की अदालतों ने सही ढंग से काम नहीं किया और उन्हें उनके न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश की कॉपी दोषियों के अनिवार्य सूचना के तौर पर दे दी गई। पवन कुमार ही एकमात्र दोषी है जिसके पास कुछ कानूनी विकल्प बचे थे। उसकी क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज होने के बाद केवल दया याचिका का ही विकल्प बचा था जिसका उसने इस्तेमाल किया। बाकी तीनों दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा पहले ही खारिज की जा चुकी है। केस में अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की जो फांसी होनी थी उस पर स्पेशल कोर्ट ने, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वैसे पवन की याचिका भी अगर सोमवार को राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी गई होती तो भी कानून कहता है कि दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद ही दोषी को फांसी दी जा सकती है। ये तीसरी बार है जब दोषियों की फांसी टाली गई है। फांसी पर रोक के बाद निर्भया की मां ने कहा कि सजा पर बार बार रोक लगाना सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। हमारा पूरा सिस्टम ही अपराधियों का मददगार है। हमारी सरकार की नाकामी है, हमारी सिस्टम की नाकामी है। ये बड़े बड़े कोर्ट में तो बैठे हैं लेकिन बच्चियों को न्याय के लिए नहीं बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों का अधिकार देते हैं और उनको ही इंसाफ देते हैं। मर्सी खारिज होगी, फिर हम चक्कर काटेंगे, फिर उनको फांसी का डेट वारंट होगा। लेकिन जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक हमें तसल्ली नहीं है। सिस्टम खराब है लेकिन इस सिस्टम को सुधारने की भी जिम्मेदारी एज ए नागरिक, एज ए एडवोकेट हम सभी की है। और अगर वाकई में जो लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं उनको जस्टिस मिले, इसके लिए हम सबको सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अदरवाइज इसी तरीके से लॉ को मैनिपुलेट किया जाएगा। निर्भया जैसी और भी जो बेटियां हैं वो भी न्याय की उम्मीद में, कोई बेटियां सुसाइड कर रही हैं, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है और न्याय की घटना यही होता आ रहा है और इसके हम सब हैबिचुअल हो चुके हैं। और अगर वाकई में अपने देश को, देश के नागरिकों को अगर उनको जस्टिस में न्याय दिलाना है तो ये देश बहुत कुछ रिफॉर्म मांग रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। उसने फांसी को उम्र कैद में बदलने की गुहार लगाई थी। इस पर जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि सजा पर पुनर्विचार याचिका का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पटियाला हाउस कोर्ट अब तक 3 बार चारों दोषियों के डेथ वारंट जारी कर चुका है, लेकिन हर बार गुनहगारों ने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जिससे फांसी टल गई। पहला डेथ वारंट 7 जनवरी, दूसरा 17 जनवरी और तीसरा डेथ वारंट 17 फरवरी को जारी हुआ था जिसमें फांसी की तारीख 3 मार्च सुबह 6 बजे मुकर्रर की गई थी। We in India try to be so careful about the rule of law. It's a very good thing, and that's why, for example, in cases of death penalty, we always ensure that the entire processes are taken care of in such a manner that it doesn't seem to be in any manner negative for the accused, whatever they may have done and whatever the death penalty is the cause of. But having said that, the deferment of a death penalty on one cause or the other
is something which is extremely dispiriting, because then you actually take away from the net effect of it. The whole idea is to have an end to a situation with the punishment, whether it's death penalty or otherwise, and in death penalty more so. इस बीच तिहाड़ प्रशासन ने जानकारी दी कि पवन जल्लाद ने सोमवार को जेल में चारों दोषियों की डमी को फांसी देने की प्रक्रिया पूरी की। चारों दोषियों की डमी उनके वजन के हिसाब से तैयार की गई। दोषियों की डमी को पहले भी 2 बार 27 और 12 जनवरी को फांसी दी जा चुकी है। दोनों बार तिहाड़ जेल के ही अधिकारियों ने ये प्रक्रिया पूरी की। ये प्रक्रिया फांसी की रिहर्सल मानी जाती है। दिल्ली में पैरामेडिकल छात्र से 16 दिसंबर 2012 की रात 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। गंभीर जख्मों के कारण 26 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी। घटना के 9 महीने बाद यानी सितंबर 2013 में निचली अदालत ने 5 दोषियों राम सिंह, पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई थी। मार्च 2014 में हाई कोर्ट और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी। ट्रायल के दौरान मुख्य दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य दोषी नाबालिग होने की वजह से 3 साल में सुधार गृह से छूट चुका है, लेकिन अभी तक बाकी बचे 4 दोषी कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर फांसी के फंदे से बचते हुए चले आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मर्डर के सभी दोषियों की आज होने वाली फांसी की सजा पर एक बार फिर रोक लगा दी। कोर्ट ने सभी दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। निर्भया की मां ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, साथ ही अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि लगता है कि देश का हमारा जो सिस्टम है वो पीड़ितों के लिए कम, दोषियों के लिए ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार फांसी का टलना आखिर कब तक कानूनी दांव पेचों का इस्तेमाल कर दोषी बचते रहेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। दिल्ली से 2 खास मेहमान हैं। अधिवक्ता है नीतिका परमार जी, जबकि निर्भया के वकील जितेंद्र झा साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। प्रयागराज से हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह जी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और अब से कुछ ही देर बाद समाज सेवी रीता मित्तल जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं जितेंद्र झा साहब आपसे ही करूंगा। कानून से आंख मिचौली का ये खेल आखिर कब तक चलेगा? शायद ये आखिरी जो आश है इसको डिले करने की, वो कन्विक्ट्स की पूरी हो गई। निश्चित रूप से जब कल चौथे कन्विक्ट की दया याचिका महामहिम राष्ट्रपति के पास उसके क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के आधे घंटे के अंदर ही लगा दी गई, तो हमें ये पूरी आशा है कि दया याचिका जिस तरह से बाकी 3 कन्विक्ट्स की दया याचिका 3 से 4 दिन में ही डिसमिस कर दी गई है, उसी तरह से ये भी दया याचिका जो है अगले 3 से 4 दिन में डिसमिस कर दी जाएगी। और उसके बाद जो सेशंस कोर्ट है वो फ्रेश डेट ऑन द डेथ वारंट जो है वो देगा। और मुझे इसके बाद जो अब की डेट पड़ेगी, जो भी डेट होगी, उसके बाद इस केस में जो अल्टीमेट जस्टिस है वो आना तय है। जी चलिए, यानी कि आपको इस बात का भरोसा है कि चाहे जितने भी दांवपेच आजमा लिया जाए, अंततः फांसी का फंदा इन दोषियों के गले पर पड़ना ही है। लेकिन मैं अमरेंद्र नाथ सिंह जी आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी इस बात को लेकर है, क्योंकि कहावत है देर से दिया गया इंसाफ भी किसी अन्याय से कम नहीं है। इस मामले में जिस तरह से बार बार फांसी टल रही है, इसका क्या संदेश आप देखते हैं देश के लोगों में? देखिए, टल नहीं रही है। एक फैसला हो गया कि इन लोगों को फांसी दे दी जानी चाहिए, लेकिन कानून में लोगों को अपने हितों की रक्षा या अपने अधिकारों के अधीन बहुत से प्राविधान और अधिकार दिए गए हैं न्याय प्राप्त करने के लिए। वो अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं।
न्याय की मंशा ये भी है, संवैधानिक मंशा भी है कि यह न रहे किसी के मन में शंका कि मेरे साथ अन्याय हुआ। वो कितने भी दोषी हों, लेकिन न्याय अपने को दोषी नहीं कहलाना चाहेगा। उसकी जिम्मेदारी है, न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो अवसर दे, और वो अवसर दिया गया है उन्हें। इसमें संशय या जो संदेश लोग स्वयं अपने से सोच ले रहे हैं, शंका कर रहे हैं, उसमें उनको शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता यह है कि जिन लोगों को फांसी होनी है, जो लोग अपराधी हैं, उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था में अगर यह प्राविधान है कि कोई भी निर्दोष को फांसी न हो या दोष उस पे न आवे, सर दोष तो साबित हो चुका है ना, उसको सजा न हो, तो ये सारे अवसर दिए जाते हैं और दिए जाने चाहिए, और उसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करना। कानून में ऐसा कहीं नहीं है कि डिले करिए। डिले तो कानून विधि के जो संचालक हैं वो उनकी वजह से होता है, या अन्य बहुत सी मिनिस्टीरियल वजहों से होता है। तो हमें लगता है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं और न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। चले बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, और हर वो मौका जो कानूनन एक आरोपी को या फिर दोषी को मिलना चाहिए, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है, और शायद वही इस वक्त देखने को भी मिल रहा है। रीता मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत स्वागत है रीता जी आपका भी। लेकिन उससे पहले नीतिका परमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये सिस्टम जिसको लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं, कल निर्भया की मां की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिस पर उनकी हताशा कहीं ना कहीं झलकती दिखाई दे रही थी। उनका ये कहना था कि उन्हें विश्वास है कि फांसी तो लगनी है, लेकिन जो बार बार तारीख पर तारीख आगे बढ़ती जा रही है, ये हमारे सिस्टम की लचर व्यवस्था का एक नतीजा है। मानती हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, ये पहला केस नहीं है जहां जो दोषी है वो किसी न किसी लीगल रेमेडी को एक प्रॉपर वे में यूज करने के बाद बार बार अपनी फांसी टालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा राजीव गांधी मर्डर केस में भी दोषियों ने इस तरीके की प्रतिक्रिया करी थी। जो इस केस में जो सामने आ रहा है कि हर एक अक्यूज ने बहुत ही सोची समझे तरीके से एक के बाद एक क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये चीज गई कि एक प्रीसिडेंट सेट है, जिसके कारण कोई भी न्यायालय ये नहीं कर सकती है कि किसी एक दोषी को छोड़ के बाकियों को फांसी दे सके। अगर फांसी टलती है तो चारों दोषियों की एक साथ टलती है। इस केस में जो हुआ है, इससे एक बहुत बड़ा और अहम लीगल क्वेश्चन सामने आता है कि क्या हमें क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने के लिए, मर्सी पिटिशंस फाइल करने के लिए, क्या एक लिमिटेशन पीरियड नहीं होना चाहिए? क्या एक टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए? इसके बाद दूसरा सवाल उठता है, एक बार जब आपकी मर्सी पिटिशन खारिज हो जाती है जी, उसके बाद क्या आप उस मर्सी पिटिशन को भी चैलेंज कर सकते हैं? जैसा कि यहाँ पे एक दोषी ने किया, जो दोषी मुकेश है, उन्होंने मर्सी पिटिशन जब खारिज हुई तो उसको भी चैलेंज कर दिया। सो ये कहीं ना कहीं कानून के कुछ लूप होल्स है जिनको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस केस में बिल्कुल सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो बिल्कुल जघन्य अपराध है उनके दोषी किस तरीके से कानून का मिसयूज कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, यानी कि आपने कहा कि कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसका फायदा कहीं ना कहीं ऐसे लोग उठा लेते हैं। मैं डॉक्टर सुनील कौशिक साहब अब आपके पास आऊंगा। तमाम अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी और कानून के जानकारों का भी मानना है कि हमारे ये कानून की कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि जब हैदराबाद जैसी जगहों में एनकाउंटर होता है तो एक उत्साह देखने को मिलता है? वो उत्साह इस बात को लेकर नहीं है कि किसी को गोली मारी जा रही है, वो इस बात को लेकर कम से कम इंसाफ तो हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अच्छा जी, लेकिन आप ये देखेंगे सारे कानून के लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि घटना मार्च 2012 की है, 8 साल हो गए, प्रधानमंत्री भी बदल गए, सारे लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, सारे लोग चाहते हैं दंड मिले। राष्ट्रपति ने भी 1-2 कार्यक्रम में इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की, प्रधानमंत्री ने भी कहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह चुके हैं। लेकिन ऐसी कौन सी लाचारी कानूनी के पन्नों में है जो वास्तव में वो फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये वो घटना है जो सीसीटीवी कैमरे में कैच है,
लोग दोषी हो गए। 2014 में हाई कोर्ट ने फांसी पर मोहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 पे मोहर लगा दी। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी गली मोहल्ले गांव में या दूर जाकर के जो घटनाएं हुई होंगी उनको क्या वास्तव में इस संवैधानिक तरीके से उनको न्याय मिल पा रहा होगा? जो मीडिया में सुर्खियों में रहे, हम लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में इस पर डिबेट कर चुके। मनोवैज्ञानिक रूप से सारे लोगों पर प्रेशर है इस बात का कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। एक नाबालिग बच्चा है जो 3 साल की सजा काट करके वो भी बाहर आ गया, एक व्यक्ति ने फांसी दे ली। तो आप दूसरी घटना आपने देखा होगा, उन्नाव में पिछले 1 साल में लगभग 100 के आसपास घटनाएं हो गई। पूरे देश की हम समीक्षा करें और उन छोटे गांवों में और वहां कस्बाओं में जाया जाए जहां वास्तव में न्याय के नाम पर थाने को ही या एसएसपी ऑफिस या डीएम ऑफिस को ही भगवान मान लेते हों, और वहां इस मंदिर में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग लड़ रहे हैं कि वास्तव में उसको फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे संविधान की समीक्षा की जरूरत है। ऐसे कानूनों को बदलने की बिल्कुल आवश्यकता है जो कहीं न कहीं लूप पोल छिपे हुए हैं संविधान में। और निश्चित तौर से सारे न्यायिक लोग बैठे हुए हैं इस डिबेट में भी, सारे लोगों से ये अपील होनी चाहिए और पूरे देश के न्यायिक अधिकारियों से भी, न्यायिक विधियों से भी अपील होनी चाहिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जरूरत के हिसाब से चीजों में वक्त पर परिवर्तन होता भी रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में तकरीबन 7 साल से ज्यादा का वक्त अजय शर्मा जी हो गया। क्या ये एक निराशा का भाव पैदा नहीं करता कि हम फिल्मों के वही एग्जाम्पल देते हैं, तारीख पर तारीख, कहीं ना कहीं इससे न्यायपालिका का भी कुछ उपहास उड़ता है? देखिए अक्षय, आप एकदम सही कह रहे हैं। निराशा होती है और एक असंतोष भी पैदा होता है, और जो हमारे कानून का लचीलापन है या उसकी जो खूबसूरती है, जिसमें दोषी को और पीड़ित को या आरोपी को हम जो पूरा मौका मिलता है और उनके वकील जो है एक जिरह करते हैं कोर्ट के अंदर, वो एक अलग चीज, उसका जो फायदा तो उठाया जाता है। लेकिन अगर हम कोई भी उसको थोड़ा इस तरह समझने की कोशिश करें कि कानून में जो अभी आपने कहा तारीख पे तारीख, इससे बचने के लिए लोग कोर्ट कचहरी जाने की बजाय लोग पुलिस चौकी थाने स्तर पे केस को निपटाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो है वहीं पर समझौता करने की कोशिश करते हैं, या फिर वहाँ पर एक भ्रष्टाचार हमें देखने के लिए मिलता है, केस को दबा दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। अभी हम निर्भया केस की यदि हम बात कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर कानून के जानकार हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, वो भी इस बात को थोड़ा समझेंगे कि जब कोई भी केस सामने आता है पुलिस के, तो पुलिस जो है उसकी एक इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट तैयार करती है, किसमें किस किस धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उस पर किस तरीके से केस आगे चलेगा। जब वहीं पर ही इतनी व्यवस्था लचर है, या जो आईओ होता है वो इतनी कमजोर तरीके से उसकी तैयारी करता है, बनाता है, तो उस पर आप कैसे केस आप लड़ पाएंगे? वही निर्भया के केस में हुआ है। कुछ मामले जो है दूसरी कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ मामले जो है दूसरी कोर्ट में चल रहे हैं, और उसमें फिर कहा जा रहा है कि जब तक वहां से फैसला नहीं आ जाएगा तब तक इस पर कोई एक डिसीजन नहीं हो सकता है। यानी कि जब तक आपका जो पुलिसिया स्तर पर जो कार्रवाई होती है वो नहीं सुधरेगी, तब तक आप चाहे कितने भी अच्छे कोर्ट बना लीजिए, कितने भी अच्छे वकील खड़े कर लीजिए, तब तक उस पर कोई भी फैसला नहीं हो पाएगा। अगर ये सिर्फ एक जो है बलात्कार का मामला होता, या एक हत्या का, जो जिस तरह से डेथ हुई उसकी इलाज के दौरान, वही मामला होता, तो शायद ये एक तरीके से केस चलता है। लेकिन वो जो लूटपाट का भी हुआ, मारपीट का भी हुआ, कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये निर्भया सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि ये एक संदेश भी है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में मैसेज इस तरह का जाना चाहिए था कि अब ऐसे गुनहगारों की खैर नहीं है। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर अफसोस जाहिर किया जा रहा है कि जब सारे दोष साबित हो चुके हैं, डेथ वारंट पर डेथ वारंट जारी किए जाते हैं और फिर किसी न किसी अड़ंगे की वजह से उनको रद्द कर देना पड़ता है। क्या जितेंद्र झा साहब ये निराशा पैदा नहीं करता? निर्भया की मां की जो निराशा है वो तो देखने को मिली, आप लोग भी हतोत्साहित महसूस करते हैं? देखिए, एक वकील होने के नाते और इस मामले में शुरू से जुड़े होने के नाते मुझे शुरू से पता है कि किस तरह से जो दरिंदे हैं और शातिर दरिंदे हैं वो किस तरह से अपने जो लीगल राइट्स हैं उसको अपने वकीलों के साथ डिस्कस करके, और किस तरह से जो लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज से करीब 7 साल पहले 2013 में
इनको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, अवॉर्ड कर दी गई थी आफ्टर द ट्रायल। जी 2014 में ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने इन कन्विक्ट्स के अपील को खारिज किया और जो डेथ पेनल्टी थी उसको कहा कि बिल्कुल ठीक डेथ पेनल्टी मिली है। जी अब यहां से सिस्टम में जो हमारी खामियां हैं और जो सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेवार लोग हैं उनकी खामियां हैं, ये शुरू होती है। जो एसएलपी है उसको दायर करने का समय 90 दिन का है, ठीक, लेकिन इन चारों अभियुक्तों में से किसी ने विद इन टाइम एसएलपी नहीं डाली। जब जैसे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का जजमेंट आ गया, कंफर्म हो गया सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, उसके बाद जेल अथॉरिटी की जिम्मेवारी थी कि वो कन्विक्ट को बताते, नोटिस देते कि भाई आपके अपील का समय, एसएलपी फाइल करने का समय 90 दिन है। अगर आप इस 90 दिन में एसएलपी नहीं फाइल करते जी और उसके बाद और 7 दिन के अंदर आप महामहिम राष्ट्रपति के पास दया याचिका फाइल नहीं करते, तो आपकी जो डेथ पेनल्टी है उसको सेशंस कोर्ट से डेथ वारंट लेके हम एग्जीक्यूट कर देंगे। अब ये बात 2014 में होनी चाहिए थी जी, और पता नहीं क्यों जो जेल अथॉरिटीज है जी, उन्होंने क्यों टाइम दिया इन कन्विक्ट्स को जो कि जेल में बैठे हुए थे, जी। क्यों उनको टाइम दिया कि वो अपनी मनमर्जी से जितना भी मर्जी डिले करके फाइनली एसएलपी फाइल करें। नोटिसेज नहीं दिए गए, जी जी, फाइनली एसएलपी डली है। फिर 5/5/2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज की है चारों अभियुक्तों की। उसके बाद फिर से सिर्फ 30 दिन का समय होता है रिव्यू फाइल करने का। जी जी, अब यहां ध्यान देने की बात है कि एक भी रिव्यू पिटीशन इस 30 दिन के दरमियान नहीं फाइल होता है। फिर जेल अथॉरिटी सोई रहती है, जी जी। कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। सर, कि एक आरोप इस बात को लेकर भी लगे, निर्भया की मां ने आरोप लगाया था और अपनी निराशा जाहिर की थी सरकारों के रवैये के प्रति भी, जिसमें दिल्ली सरकार भी शामिल थी और केंद्र सरकार भी शामिल थी। इस मामले में आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार से भी कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने की कोशिश की गई? निश्चित रूप से जो जेल प्रशासन है वो दिल्ली सरकार में है, दिल्ली सरकार का अंग है। तो निश्चित रूप से अगर जेल प्रशासन की तरफ से ये जो मैंडेटरी 7 डेज नोटिस है वो नहीं दिया गया, और मतलब आश्चर्य की बात है कि हमने जब जुलाई 2018 में इवन रिव्यू पिटीशन फाइल हो गई है, उसके बाद भी ये 7 डेज नोटिस नहीं दिया जाता है। बार बार हमारी तरफ से आरटीआई फाइल करने के बाद भी न दिल्ली सरकार की तरफ से, न मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, न ही जेल प्रशासन की तरफ से हमें कोई रिप्लाई मिलता है कि भाई अब तो रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो चुकी है, कुछ तो करो। इसके बाद विवश होके एक विक्टिम की मां कोर्ट में लगाती है एप्लीकेशन 13 दिसंबर 2018 को कि भाई इसको एग्जीक्यूट तो करो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डेथ पेनल्टी बिल्कुल कंफर्म कर दी है। अब इसके बावजूद भी, इस एप्लीकेशन के मिलने के बावजूद भी चले बिल्कुल, यानी कि आपने कहा कि तमाम जो कानूनी दावपेच है उसका फायदा तो दोषियों की तरफ से उठाने की कोशिश की गई, और इसके अलावा जो हमारा और भी सिस्टम है जिनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया। मैं रीता मित्तल जी आपके पास आऊंगा, उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से मामला लगातार टलता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं निराशा का भाव मन में जागता है एक आम आदमी के मन में? मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि आज जो होना था वो हुआ नहीं, और फिर उसकी दया याचिका ने फिर उन्होंने कहा है
कि न्यायिक प्रक्रिया में कि फिर से दोबारा उसकी जांच की जाए, क्या तथ्य सही है क्या नहीं। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट उसमें सर्वोच्च न्यायालय उसमें डिसीजन दे चुका है कि हैंग वाटर उसका डेथ वारंट कट चुका है, उसके बाद फिर वो क्या दोबारा देखेंगे उसको। इसका मतलब ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। एक माँ की बस वो देखी नहीं जा रही व्यथा कितनी है। वो 2012 में उसकी लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, वो रोज सोचती है कि आज उसको फांसी होगी उन दोषियों को और मुझे न्याय मिलेगा, पर आज तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज फिर छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है इसको जानबूझ के ही लिंगर ऑन किया जा रहा है, क्योंकि कोई समय भी नहीं लूपहोल्स की बात तो रीता मित्तल जी, जो तमाम कानून के जानकार भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लूपहोल्स तो हैं जिनका फायदा उठाया जाता है, लेकिन न्यायपालिका की सीमाएं भी हैं। वो साथ में ये भी दलील दे रहे हैं कि न्यायपालिका की सीमाएं भी हैं और उन सीमाओं का पालन उनकी मजबूरी है। नहीं, सीमाएं कितनी इतनी कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, मतलब उस चीज को देख नहीं रही है कि अगर ये था कि हो जानी थी फांसी तो होना चाहिए था। ये सोचिए कि ये तो इसका मतलब कोई अंत नहीं है। अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि कब उन लोगों को फांसी मिलेगी। तो इस तरह से तो आगे भी जो मुजरिम होंगे वो सोचते रहेंगे कि अगर हम जुर्म कर भी लेते हैं तो क्या है, जैसे निर्भया कांड में आज 8 साल होने जा रहे हैं, इस तरह से वो भी खुलेआम घूमते रहेंगे। चले, यानी कि आपकी चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता वाले लोगों को कहीं ना कहीं उनका उत्साह बढ़ता है, कहीं ना कहीं प्रवोक भी होते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि हमारा सिस्टम इस तरह का है कि हमें सजा होना कोई आसान काम नहीं है, उसमें काफी वक्त लग सकता है, जो इस मामले में भी देखने को मिल रहा है। मैं अमरेंद्र नाथ सिंह जी आपके पास आऊंगा। जो दोषियों की तरफ से वकील हैं एपी सिंह साहब, उनकी तरफ से जिस तरह से पैरवी इस पूरे मामले को लेकर की गई है, कहीं ना कहीं निर्भया की मां ने भी जिस तरह से आरोप ये लगाया था कि मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है, पेशे से अधिवक्ता हैं, वो जानते हैं कि कानूनी तौर पर कैसे उलझाया जा सकता है। क्या इसको एक मैसेज के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि एपी सिंह भले ही दोषियों की तरफ से खड़े हों, लेकिन एक मैसेज ये जरूर कहीं ना कहीं गया है कि जो लूपहोल्स हैं वो सामने आ गए देश के, कि न्यायपालिका में भी किस तरह की कमजोरियां हैं जिसका फायदा उठाया जा सकता है। अमरेंद्र नाथ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलो, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं नीतिका परमार जी आपके पास आऊंगा। यही सवाल मेरा आपसे है, क्या एक मैसेज नहीं है इस पूरी लड़ाई में कि जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या कमियां हैं जिनको दूर किया जाना बेहद जरूरी है? केवल कोई अधिवक्ता क्योंकि वो दोषियों की तरफ से लड़ रहे हैं उन पे उंगली उठा देना ठीक नहीं है, लेकिन जैसा इस केस में हो रहा है, इस केस में आप देखिए कि उनका भी रवैया बहुत ठीक नहीं रहा। कहीं ना कहीं कोर्ट्स में भी पेंडेंसी बहुत रही, गवर्नमेंट का भी रवैया। तो ये एक आप वैसे देखेंगे कि ये केस एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम हीनियस रेप केसेस को, किस तरीके से हम एंटायर सिस्टम जो है वो कैसे डील करता है। ये बिल्कुल साफ कर रहा है कि आप ये देखिए कि जितने लूपहोल्स है उस चीज को, उन सारे लूपहोल्स को इस केस ने सामने लाके खड़ा करा है। अमरेंद्र नाथ जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अमरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, आई, अभी आई जी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मामले में चाहे जिस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हों कि मामला लगातार खिंचना ये इंसाफ की दृष्टि से ठीक नहीं है, तमाम बातें हों, लेकिन क्या इस केस को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है कि हाँ, कहाँ पर हमारी कानून व्यवस्था, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, लचर हैं, उनको दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। जो शंका लोग जाहिर कर रहे हैं जी, जो चिंता जाहिर कर रहे हैं इस प्रक्रिया पे, वो बड़ी स्वाभाविक है। देखिए, कानून बहुत स्पष्ट है, कानून के संचालन करने वाले जवाबदेह नहीं है। किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो कमिटमेंट होना चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति, उसकी बहुत इस देश में कमी है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां की स्टेट
इन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी या प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने कर्तव्यों में बहुत ढीला, लचर और इनकॉम्पिटेंट साबित हुआ है। जो विक्टिम है वो बेचारा मुकदमा लड़ता है। ठीक बात। इस प्रकरण में भी या नीतीश कटारा का एक प्रकरण हुआ था, और भी बहुत से केस हैं जहां विक्टिम ने आगे आकर के जब मुकदमे में पैरवी की, तो प्रश्न ये उठता है कि कानून तो ये होना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बाद उनको एक समयबद्ध कार्यक्रम दे दीजिए कि साहब आपको जो भी अपने शंका शुबा है मिटा लीजिए, नहीं तो डेथ वारंट जब इश्यू हो जाए उसके बाद फिर कोई एवेन्यू नहीं रहना चाहिए, ये लास्ट होना चाहिए जी। आज कई बार डेथ वारंट इश्यू हुआ, वो अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, और जो फाइल मूवमेंट वाले लोग हैं मिनिस्टीरियल लेवल पे या न्यायिक लेवल पे, कहीं न कहीं चूंकि उनकी जवाबदेही नहीं है, इसलिए तो इस पे शासन को और सारी एजेंसियों को गंभीर होना पड़ेगा। सर उम्मीद कर सकते हैं अमरेंद्र नाथ जी, उम्मीद इस बात की लेकर कर सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि ये निर्भया केस कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, इसके पहले भी कई केस इस तरह के रह चुके हैं, तब नहीं हुआ तो अब परिवर्तन की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? मैं निराशावादी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद, बस उम्मीद ही है, बहुत आगे कोई कदम बढ़ेगा, उठाया जाएगा, इसमें थोड़ी मुझे शंका है। तो जितेंद्र झा साहब फिर क्या माना जाए? हम लोग जितेंद्र झा साहब क्या माना जाए कि ये सिर्फ केस है, जब तक ये केस चलता रहेगा, जब तक ये पूरा मामला इसका पटाक्षेप नहीं होता है, इस पर चर्चा होगी, फिर 2 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, फिर इस तरह का कोई केस होगा, फिर हम इस तरह बहस करेंगे। नहीं, ये बात जो है क्योंकि इस केस के पे विचार करिए, चलते रहने के दरमियान उत्तर प्रदेश हो या बिहार या कोई अन्य राज्य हो, ठीक सर, ठीक, मैं आऊंगा, के प्रति अपराधों में कहीं कमी नहीं आई। हाँ ठीक सर, यही तो चिंता है देश की भी। झा साहब मैं ये कह रहा था कि देखिए इस केस में हमारे बार बार कहने पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन महामहिम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने एक गाइडलाइन दी है कि जैसे ही डेथ पेनल्टी कंफर्म होती है किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा, तो विद इन 3 मंथ्स जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है जी, वो सारे डॉक्यूमेंट के ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के महामहिम सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देगा, और 6 महीने के अंदर अगर एसएलपी आती है तो उसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट कर देगी। तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक स्टेप लिया है, ये नो डाउट एक पाथ ब्रेकिंग और इन डिले को दूर करने की दिशा में एक माइलस्टोन साबित होगा, मेरा ये मानना है जी। और लेकिन साथ ही साथ जो कानून में और भी कई तरह की खामियां हैं, जिस तरह से कहा तो यह जाता है कि 7 दिन का समय दिया जाएगा महामहिम राष्ट्रपति के पास आपको दया याचिका फाइल करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली डील करना पड़ेगा कि 7 दिन या 30 दिन या 60 दिन आप एक बार सारी एक ही बार दीजिए, और अगर उस 60 दिन में या 30 दिन में कोई दया याचिका नहीं दायर होती है तो मान लिया जाएगा कि उसकी तरफ से दया याचिका नहीं आनी है। चलिए बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि इस केस में भले ही अभी विलंब जरूर हो रहा हो दोषियों की फांसी पर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप सकारात्मकता के साथ जोड़कर देख रहे हैं। मैं सर दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं डॉक्टर कौशिक साहब आपके पास आऊंगा। ये जो परिवर्तन की बात झा साहब की तरफ से, इस मामले में भी देखा गया कि बारी बारी से इंतजार किया जा रहा था कि पहले एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर करता है, फिर एक दया याचिका दायर करता है, इस तरह ये जो डिले करने की, जबकि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से कहा गया था, मियाद भी दी गई थी कि इतने दिन का वक्त आपके पास है, आपको जो भी पैरवी अपनी करनी है कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई अवसर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यही तर्क दिया गया कि जो दया याचिका थी वो कंप्लीट नहीं थी, इसलिए दोबारा सुनी जाए। देखो ये सारी बातें पिछले हम कई साल से सुन रहे हैं, जो बातें आज हो रही हैं वो लगता है इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं, और जो आज निकल के आ रही हैं वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये निश्चित तौर से जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनको समीक्षा करनी पड़ेगी। मैंने अभी आपको बताया कि मैं एपी सिंह साहब से मिला हफ्ते 10 दिन पहले, तो मैंने ये जाहिर किया कि आप ऐसे केस लड़ रहे हैं और सारे देश को पता है कि इस तरीके के वो दोषी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया में कहने की बात नहीं है, व्यक्तिगत तौर से मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मैं देश को, संविधान को, कानून के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये परिस्थितियां अधिकतर आती हैं और ऐसा होता है
आप निर्भया केस को छोड़ दीजिए, हजारों की संख्या में ऐसे पूरे देश में केस होंगे जो इस स्टेज पर आकर के अटक जाते हैं और कुछ नहीं होता। फिर मैंने उनकी बात को समझा बहुत अच्छे से। फिर मैं एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, मैं उनसे भी मिला और इस पर चर्चा की। तो उन्होंने बड़ा आंकड़ा बताया जो मैं भी बड़ा अचंभित हूं। उन्होंने कहा 5000 से प्लस केस ऐसे होंगे देश में जो जिनको फांसी की सजा हो चुकी है, या जिनको, और तमाम ऐसे लाखों की संख्या में केस हैं जिनको आजीवन कारावास हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं ऐसे कानूनी पेचों से वो बाहर निकले हुए हैं। या तो जमानत उनको मिल चुकी है, बाहर हैं, या इस तरीके के कहीं न कहीं स्टे उनको मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सारी उम्र वो ऐसे ही निकाल देते हैं। और हम भी इन चीजों को देखते हैं कि आप तमाम भ्रष्टाचार से संबंधित आप केस देखिए, जब तक मीडिया में सुर्खियों में रहता है तब तक वो सलाखों के पीछे रहते हैं, और जैसे ही मीडिया में आना बंद हो गया वैसे ही आप देखते हैं कि जमानत उसको बड़ा आसानी से मिल जाती है। ऐसे ये फांसी का केस है। आप निर्भया केस को देखिए। निर्भया केस में जहां पूरा देश खड़ा हुआ हो, जहां सारे वरिष्ठ लोगों ने टिप्पणियां की हो और राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति ने भी कहा कि निश्चित तौर से ऐसे केसों में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। तो इसी मिसाल पेश करने की बात तो हम बिल्कुल है। और ये कानून के लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा। मैं केवल निर्भया केस को देख करके नहीं, ऐसे तमाम केस हैं, और सुप्रीम कोर्ट या कानून मंत्री या भारत सरकार ऐसे केसों पर श्वेत पत्र जारी करे तो समझ में आ जाएगा कि इतने लाखों की संख्या में केस न्यायालयों में इसी स्टेज पे रोके पड़े हुए हैं। चले बिल्कुल। और तमाम केसेस ऐसे भी हैं जिनमें किसी के जमानतगी न होने की वजह से लोग जेलों के भीतर आज भी बंद रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जुर्माना न भर पाने की वजह से रहते हैं, उनके बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हो पाता है। लेकिन तमाम ऐसे संगीन आरोपों में फंसे लोग, उन्हें कानून का फायदा भी मिल जाता है। तो फिर ये अजय शर्मा साहब, ये कहा जाए कि हम आंखें खोलकर सो रहे हैं, कि हमें दिख सब रहा है लेकिन हम नींद में जागना नहीं चाहते। देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हम आंखें खोलकर सो रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई, और अभी निर्भया के मामले पर हम कई बार डिबेट में बैठ चुके हैं, इस बारे में कह चुके हैं। पिछली बार भी मैंने इस बात को कहा था कि निर्भया का मामला एक मिसाल बनेगा, और ये यहाँ से जो है शुरुआत होगी कि कानून में बदलाव की जरूरत है, संशोधन की आवश्यकता है, ये ऐसा होगा। लेकिन इसमें ये भी कुछ जो चीजें हैं वो भी बहुत समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। इसका जो आपने कहा कि इसमें लचर है, मैंने इसको लचीलापन कहा कि कानून की जो व्यवस्था है उसके अंदर लचीलापन है, और उसकी खूबसूरती है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, और उसके जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति सजा ना पा जाए जो कि जो है दोषी ना हो। लेकिन इसी खूबसूरती को बदसूरती में कन्वर्ट कर दिया गया, इसी लचीलेपन को जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया। और ये इस्तेमाल कहाँ शुरू होता है, जब आप कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर अपने आप को सबसे बड़ा वकील साबित करने की जिद में या उसमें चले जाते हैं कि मुझे साबित करना है मैं कितनी अच्छी दलीलें दे सकता हूँ, मैं कितने अच्छे ढंग से अपने मुवक्किल का केस लड़ सकता हूँ। पर तो वहां पर चीजें बदल जाती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, और वहां पर डेट पे डेट आनी शुरू हो जाती है। तीसरा, जब आप उसको बचाना चाहते हैं, जैसे कि कहा कि कोई की केस 10 साल चलता है, 20 साल चलता है, 50 साल चलता है, मालूम पड़ा कि वो जो उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर उसको सजा होती है। तो ये जो इसमें बदलाव की बेहद जरूरी है। और ये जो भी केस लड़ा जाएगा, जो कुछ भी होगा, वो कहां से शुरू होगा, जब पुलिस इंक्वायरी करती है, रिपोर्ट तैयार करती है, हम चार्जशीट कहते हैं, यदि वही लचर होगी, कमजोर होगी, यदि उसके अंदर, यानी आप ये कह रहे हैं कि निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जहां पर भी सुधार की गुंजाइश है वो होनी चाहिए। मैं रीता मित्तल जी आपके पास आऊंगा। एक महिला होने के नाते भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हर किसी की जुबान पर यही रहता है कि देश में महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, अत्याचार रुकना चाहिए। आप लोग तो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन भी करते हैं, महिलाओं के हक अधिकारों को लेकर, उनके साथ होने वाली प्रताड़ना को लेकर अपनी आवाज भी बुलंद करती हैं। लेकिन जब एक ऐसा मामला सामने आता है जिस पर पूरे देश की निगाहें, या फिर कहें कि दुनिया की निगाहें भी टिकी होती हैं, क्योंकि निर्भया केस की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी, उस केस में इस तरह का डिले होना, ये महिलाओं को खुद के प्रति विश्वास भी थोड़ा कमजोर नहीं करता है? ये सिर्फ हमारी सुरक्षा की बातें, रक्षा की बातें सिर्फ जुबानी है? आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा की बातें तो की जाती हैं, पर जो आज ये जो डिसीजन हुआ है, ये वाकई में महिलाओं को इस समय बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हर महिला दुखी है, क्योंकि जो हमारे जजमेंट करने वाले न्यायाधीश हुए, उनके घर भी महिलाएं हैं, सब कुछ है, बेटी है, सब कुछ है। ये अपने दिल में सोचे कि एक बेटी की माँ क्या सोच रही होगी जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, और ऐसी एक नहीं हजारों लड़कियां हैं जिनकी साथ में ऐसा होता है, उनके पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं। तो मेरी तो ये कहना
का है कि जो भी अगर कोई इस तरह के केस होता है उसमें समय सीमा रखी जाए, ये नहीं उस केस को लटका दिया जाए सालों साल। अब 12 से आज 20 हो गई, 2020 हो रही है, अभी तक इसका निस्तारण है, जबकि इसको पूरा भारत लगा हुआ है। तो उसमें हमारी न्याय प्रक्रिया ठीक करनी चाहिए, उसमें समय सीमा रखनी चाहिए। चले बिल्कुल, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो टाइम लिमिट की हम बात कर रहे थे, समय सीमा की, मैं अमरेंद्र नाथ सिंह जी आपके पास ही आऊंगा। आपने कहा कि जिम्मेदारी तय न होना कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह इस तरह के मामलों में ये सामने आती है, लेकिन जो समय सीमा की बात, क्या आपको लग रहा है कि अब कुछ इस तरह की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, ऐसे परिवर्तन होने चाहिए? अमरेंद्र नाथ सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अमरेंद्र सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, शायद आवाज उन तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं नीतिका परमार जी आपके पास ही आऊंगा। क्या आप मान रही हैं कि टाइम लिमिट जरूरी है? देर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि कानून में टाइम लिमिट है नहीं, लेकिन अच्छा तो कहाँ जा रहा है? अच्छा जी, अच्छा, नीतिका जी, ये नहीं है कि टाइम लिमिट है नहीं, ठीक, बात बता दीजिएगा। दो तरफी है। क्या एक तो टाइम लिमिट होना चाहिए और दूसरा कि उन गाइडलाइंस का, उन टाइम लिमिट्स का, उस लिमिटेशन पीरियड का सम्मान भी होना चाहिए, उस टाइम लिमिट में काम भी होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आप यहीं पे देखें, फॉर एग्जांपल जब डेथ वारंट इशू किया गया तो पटियाला हाउस कोर्ट के ऑर्डर में ये एक साफ समय, सीमित समय दिया गया कि इतने समय में आप जो भी अपनी लीगल रेमेडीज करना चाहते हैं वो आप करिए, इसके बाद आपको नहीं मौका मिलेगा। इसके बावजूद उस समय सीमा का उल्लंघन करते हुए एक पिटिशन फाइल करी गई। तो ये कमजोरी फिर कहां पर है? उस पे पिटिशन, इसी पर तो हम नीतिका जी चर्चा कर रहे हैं कि ये कमजोरी किसकी मानी जाए। जी, ये कमजोरी आप देखिए कि कुछ हद तक तो कानूनी है और कुछ हद तक जो कानून के आप कह सकते हैं कि जो रखवाले हैं, जो लोग हैं जो लॉ में डील करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये उनके पार्ट पे कमी है। मैं जितेंद्र झा साहब आपके पास आऊंगा। एक आरोप आप लोगों की तरफ से ये लगाया गया कि इस मामले में निर्भया के दोषियों के वकीलों की तरफ से कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि मौका नहीं मिलना चाहिए दोषियों को पूरा? देखिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि एक वकील आखिरी दिन अपना वकालतनामा विड्रॉ करता है, अब सिर्फ इसीलिए कि डेथ वारंट इशू करने में डिले हो। अब लॉ ये है कि कोई भी कन्विक्ट जब तक उसकी जिंदगी है उसको लीगल एड मिलेगा। अब एक वकील विड्रॉ करता है अपना वकालतनामा, तो उसके बाद कोर्ट की मजबूरी हो जाती है कि वो लीगल एड से एक काउंसिल उसको प्रोवाइड करे। इस केस में जब डेथ वारंट इशू होना था फ्रेश, तो डॉक्टर एपी सिंह जी ने अपना वकालतनामा पवन गुप्ता की तरफ से विड्रॉ कर लिया जी। इसके कारण मामला 1-2 दिन टल गया कि उसको दूसरा वकील दिया जाए, पवन गुप्ता को जी। अब यहां पे ये देखिए कि कल आके एक एप्लीकेशन लगती है, डॉक्टर एपी सिंह लगा रहे हैं उसी पवन गुप्ता की तरफ से, जिसका वकालतनामा वो कहते हैं कि विड्रॉ कर लिया मैंने। लेकिन हमारी कोर्ट जो है बावजूद इसके कि इन चीजों को देख रही है, फिर भी वैसे वकीलों को अलाउ कर रही है कि वो एप्लीकेशन लगाए वैसे आदमी के लिए जिसका वकालतनामा वो विड्रॉ कर चुके हैं। जी जी। ये देखने की और इसको बहुत सख्ती से इस पे कार्यवाही करने की जिम्मेवारी किसकी है? निश्चित रूप से कोर्ट की है। इन्हीं डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जब इन्होंने चुपचाप कोर्ट को बिना सारी चीजें इन्फॉर्म किए हुए डेट लेके 25 जनवरी की निकल गए थे 19 दिसंबर को जी। इसी डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को रिकमेंड किया
कि आप इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करें। ये इंस्टेंसेज हमारे सामने होने के बाद भी कल भी जिस तरह से सेशंस कोर्ट ने डॉक्टर एपी सिंह को उस पवन गुप्ता की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन लगाना अलाउ किया, वो अपने आप में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए। और कोर्ट ने क्यों नहीं ये जिम्मेवारी ली और उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्यवाही की कि आप अगर उसके बिना वकालतनामा के कोई वकील नहीं होता है। जब उन्होंने वकालतनामा अपना विड्रॉ कर लिया तो किस हैसियत से डॉक्टर एपी सिंह ने वो एप्लीकेशन लगाई थी कि हमने दया याचिका फाइल की है। तो इन चीजों को निश्चित रूप से जो हमारे सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं, सिस्टम लोगों से चलता है और वैसे लोग जिन्होंने ये गलतियां की हैं। चले, सुधार की बात तो सर सभी कर रहे हैं कि सुधार होना चाहिए, लेकिन मैं एक अंत में आपसे सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि अभी आप लोगों को कितना भरोसा है कि अब ये दांवपेच खत्म होंगे, भले ही दया याचिका पेंडिंग है? निश्चित रूप से हमें तो पूरा भरोसा है। इस चीज की ताकीद मैंने कई बार कह दी थी। जब पहली बार 7 जनवरी को पहली बार डेथ वारंट इशू हुआ था, 22 जनवरी को एग्जीक्यूट होने के लिए, उस दिन भी मैंने मीडिया को आके बाहर पूरी देश की जनता को यही बात कही थी कि ये सिर्फ पहला डेथ वारंट है। अब आप देखेंगे कि वो जो बची हुई इनकी रेमेडीज है जल्दी करके बिल्कुल, यानी कि आप लोग कानून के जानकार हैं, आप लोग तो ये सबसे बेहतर समझ सकते हैं कि कहां पर कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल किया जा सकता है, और शायद एपी सिंह साहब ने वो किया भी, और कहीं ना कहीं दोषियों का वकील होने के नाते उनका फर्ज भी था और उनकी जिम्मेदारी भी थी। मैं नीतिका परमार जी, मैं आ रहा हूं अजय शर्मा जी। नीतिका परमार जी, इन्हीं लूपहोल्स की तो हम बात कर रहे थे कि आप लोग तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि कहां पर मामले पर रोड़ा अटकाया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर हम वही तो चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये हो रही थी जी, जो लूपहोल्स है, जब हम बात करते हैं कि कानून में कुछ लूपहोल्स हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कानून के लोग हैं, जो कानून की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, जेल अथॉरिटीज हैं, हम इनकी जिम्मेदारी की बात हमें पहले करनी चाहिए। जब हम बोलते हैं टाइम लिमिट सेट होना चाहिए, बिल्कुल हर केस में, सिर्फ इस केस में नहीं, हर केस में आपको एसएलपी दायर करने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, अपील दायर करने का एक सीमित समय है, वो गाइडलाइन दी हुई है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि क्या उस सीमित सिमिलरिटी जो जेल अथॉरिटीज हैं उनके पास भी एक सीमित समय है। जब आपका एक ऑर्डर आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी का जो ऑर्डर था वो अपहेल्ड किया, उसके बाद उन्हें तुरंत वारंट करना चाहिए था। ये सारी जो चीजें हैं कि टाइम लिमिट हो, ये तो एक बात है, उस टाइम लिमिट को क्या हम मैनेज कर रहे हैं, इसमें बात आती है इंडिविजुअल लायबिलिटी की। चलिए बिल्कुल, लेकिन ये लायबिलिटी क्या वाकई में आने वाले वक्त में पूरी करेंगे वो जिम्मेदार लोग जिन पर न्याय व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है? मैं अजय शर्मा साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, और साथ ही क्या भरोसा कर सकते हैं परिवर्तन की? निर्भया का मामला एक तो मिसाल है, लेकिन कुछ सवाल भी ये खड़े करता है। इसमें एक सवाल ये भी खड़ा करता है जो शायद पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर करेगा। कानून में जो लोग बैठे हैं, जो और जो सिस्टम में जो लोग हैं, उनका समाज के प्रति नजरिया क्या है। जब उनका जो समाज के प्रति जो नजरिया है वो तय करता है कि वो किस केस को किस ढंग से लड़ रहे हैं, क्योंकि नजरिया डिसाइड करेगा। तो ये नजरिया है, जब तक ये निष्पक्ष नहीं होगा या न्यूट्रल नहीं होगा, तब तक इसमें इस तरह की चीजें में देखने के लिए मिलेंगी। जैसे अक्सर आरोप लगता है कि ये कम्युनल हो गए हैं, कि ये किसी जात बिरादरी का असर है या किसी धर्म का असर है या किसी तरह से समाज के प्रति नजरिया है। ये समाज में यदि हम ये बलात्कार की बात करें कि स्त्रियों के प्रति क्या नजरिया है आपका, किस तरीके से देखते हैं आप उनको, तो उसी ढंग से आप केस को जो है लड़ते हैं और उसको दलीलें देते हैं। तो अगर जब तक आप इन चीजों से ऊपर उठकर सिर्फ कानून के ग्राउंड पर केस नहीं लड़ेंगे कि ये आपका आरोपी है या ये आपका मुवक्किल है, इसका आपको केस लड़ना है, तब तक न्याय नहीं हो पाएगा। सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, एक फाइनल रिएक्शन भी मैं आपसे चाहूंगा कि मौके तब तक मिलने चाहिए जब तक आप पर दोष साबित नहीं होता। जब आपको सजा का ऐलान हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या वाकई में मौके इस तरह मिलने चाहिए, और क्या इस तरह के मौके का फायदा उठाने के प्रयास आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे कि आज चल रहे हैं? कल चीफ जस्टिस की तरफ से एक पीड़ा भी सामने आई। ऐसे बोबड़े साहब ने कहा कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, लोग
हमारी तरफ ही उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि हम भी अपने सीमाओं से बंधे हुए हैं। तो ये पीड़ा क्या कहती है? बिल्कुल ठीक बात है। अब हर मामले में केवल आप न्यायालय की तरफ देखेंगे और न्यायालय से ही अपेक्षा करेंगे या एडवोकेट से अपेक्षा करेंगे तो तमाम स्तंभ और भी दिए गए हैं। नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरीके से आप मानते हैं कि देश संविधान हमें क्या स्वतंत्रता दे रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप देश के प्रति क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये भी संविधान में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप सारे निर्णय न्यायपालिका पे छोड़ देंगे कि सारे निर्णय न्यायपालिका लेगी, चाहे राजनीतिक हो। और दिल्ली में जो इस तरीके से जो हुआ वो सारा निर्णय न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दिया। न्यायपालिका अपने लोग भेज रही है उस धरने को से लोगों को मिलने के लिए, तो क्या सरकार की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल जाता, सरकार के लोग भी वहां जाते? तो ये बिल्कुल उनकी पीड़ा ठीक है कि हर उम्मीद आप न्यायालय से नहीं कर सकते हैं। 3 स्तंभों की और भी जिम्मेदारियां हैं। यदि संविधान को चुनाने के लिए चारों स्तंभों की अलग अलग सीमाएं हैं, तो सारे लोग अपनी अपनी सीमा में रह के काम करें। और जब न्यायपालिका सीमा लागेगी तो आप ही लोग उंगली उठाएंगे। और जो आजकल देख रहे हैं आपके न्यायपालिका पे जो भरोसा कम होता जा रहा है, जिस तरीके से शाहीन बाग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो एक वर्ग के द्वारा आया था कि साहब न्यायालय से हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो भी केंद्र सरकार ने खरीद लिया होगा। तो ये जब टिप्पणी आने लगती है, और मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2-4-5 साल पहले जब हम लोग चैनल पे बैठते थे, अच्छा जी, तो न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करना या बातें करना भी हम बड़ा भागते थे, नहीं हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और जब न्यायालय के पक्ष में या विरोध में जब खुल के बातें होने लगी हों, खुल के बहसें होने लगी हों, सोशल मीडिया पर लोग खुल के कहने लगे हों, तो देश कहीं ऐसी तरफ जा रहा है जहां हम लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा चले। बिल्कुल, यानी कि विश्वसनीयता बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों का भरोसा, क्योंकि लोग आज भी कहते हैं कि हम आपको अदालत में देख लेंगे। ये जो भरोसा है, ये भरोसा लोगों का कायम रहे, इसको लेकर जहां पर भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है वो परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि निर्भया केस जिसको लेकर हम आज ये चर्चा कर रहे थे कि ये डिले पर डिले आखिर क्यों होता जा रहा है, हालांकि कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं जिनका पालन हमें करना होता है, नियम है, उन नियम कायदों पर ही हमें चलना होता है। ऐसे में अब सिर्फ बात घूम फिर कर ये आती है कि जो भी न्यायपालिका से जुड़े जिम्मेदार लोग हैं उनको कुछ इस तरह के परिवर्तन जरूर करने चाहिए जिससे इंसाफ के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े, ना कि कम हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।